एक और है इनके बीच, जैसा दैट इज कॉल्ड द फिफ्थ डिफरेंसेस, दैट इज कॉल्ड द एनआइसोट्रॉपिक नेचर। ओके डियर, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एनआइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि जो भी हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ले, सपोज जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है कि अगर हमारे पास एक ग्लास है तो जाहिर सी बात है कि जब एक रेज आती है, इंसिडेंट रेज आती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होकर के जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो मीडियम के डेंसिटी के बिहाफ पर वो डेविएशन शो करता है रिगार्डिंग टू द एक्सीडेंट एक्सिस एंड लीडिंग एक्सिस। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जाहिर सी बात है कि उसमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है दैट इज द डेफिनेट, तो जाहिर सी बात है कि विड्थ, हाइट और लेंथ के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज जैसे ये बुक है हमारे पास, ठीक है, तो इस बुक को अगर आप देखेंगे तो इस बुक में क्या है कि ये इसकी अगर हम लेंथ मान लें, दिस इज द लेंथ, ओके, एंड ये इसकी विड्थ मान लेते हैं और ये इसकी हाइट मान लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनका अरेंजमेंट होगा तो हर डायरेक्शन में पाए जाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे अलग अलग होंगे। सपोज यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है कि 5 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 20 मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ पर 40 मॉलिक्यूल होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हर डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इससे क्या होगा कि जो तीनों एक्सिस है, मीन्स अगर यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को लेते हैं, एक सॉलिड लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पर हमने एमॉर्फस सॉलिड लिया है, तो डेफिनेट अरेंजमेंट के कारण क्या होगा कि जो एमॉर्फस सॉलिड होगा यहाँ पर, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, चाहे वो लेंथ की बात कर लें, चाहे हाइट की बात कर लें, चाहे विड्थ की बात कर लें, जनरली क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि नियर अबाउट जो भी रेंज आएगी, चाहे जिस डायरेक्शन से आएगी, चाहे जहां पर आएगी, वो डेंसिटी उसको ऑलमोस्ट एक जैसी मिलेगी। इट मींस यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी हर डायरेक्शन में एक जैसी होगी। ठीक है, चाहे उसको हम जो है कि एक्स एक्सिस के अलाउंग देखें, ठीक है, चाहे वाई एक्सिस के अलाउंग देखें, चाहे जेड एक्सिस के अलाउंग देखें, हर डायरेक्शन में क्या होगा कि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक जैसा होगा। ठीक है, बट अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसा मैंने आपको बताया कि थिकनेस कुछ और होगी, लेंथ कुछ और होगा, हाइट कुछ और होगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे हर एक्सिस पे अलग अलग होंगे। एक्सिस पे कुछ और होगा, वाई पे कुछ और होगा, जेड पे कुछ और होगा। ठीक है, इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग जो है कि डायरेक्शन में अलग अलग होगी, क्योंकि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो वो जो है कि पार्टिकल के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर अलग अलग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वैल्यू का जो उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा। बट जहां पर एक जैसा होगा वो वैल्यू एक जैसी होगी। इसलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं दैट इज द एनआइसोट्रॉपिक। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि एनआइसोट्रॉपिक नेचर कौन शो करता है, एनआइसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा बिहेवियर शो करेंगे, एनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, लेकिन जहां पर सभी डायरेक्शन में किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू एक जैसी होती है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द आइसोट्रॉपिक नेचर। तो जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं दैट इज कॉल्ड द आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो एक ये डिफरेंस है कि एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर दें, आइसोट्रॉपिक का मतलब कि द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर सेम अलोंग द ऑल डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन, चाहे एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वाई डायरेक्शन हो, चाहे जेड डायरेक्शन हो, हर डायरेक्शन में वैल्यू एक जैसी होगी या एक ही होगी। ठीक है, लेकिन एनाइसोट्रॉपिक में क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यू अलग अलग होगी, मतलब तीनों डायरेक्शन में वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। उसको आप क्या कहेंगे, एनाइसोट्रॉपिक कहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसका, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन द एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब आप कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट से भी एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, और ये ऑब्जर्व आसानी से कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप देखेंगे कि
जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनका जो मेल्टिंग होता है दिस इज वेरी स्मूथ, ठीक है, ठीक, ग्रेजुअली इंक्रीजेस मेल्ट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे प्लास्टिक हो गया, जब प्लास्टिक को आप हीट करना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं कि प्लास्टिक जो है कि एक टेम्परेचर पे जाकर के मेल्ट होना शुरू करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे आयरन के केस में होता है, ठीक है। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक केस में आप देखेंगे जब उसको आप हीट करना शुरू करेंगे, जैसे हीट करना शुरू करेंगे वो धीरे धीरे पिघलना शुरू करता है, इसको कहते हैं दिस इज ग्रेजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर होता है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दिस इज नॉट डेफिनेट, आप कह सकते हैं नॉट डेफिनेट, ठीक है। एंड दे आर मेल्ट ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे मेल्ट करते हैं, ओके। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प एंड इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प होता है, मतलब एक पर्टिकुलर ही पॉइंट पर जाकर इंटायर जो सब्सटेंस होगा वो लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर होता है, ठीक है। तो इस तरह की जितने सॉलिड, जैसे अगर हम आइस की बात करें, आइस कितने 0 डिग्री सेल्सियस पर जो मेल्ट होने लगता है, और अगर जितना आइस है चाहे वो थोड़ा हो चाहे बहुत हो, सभी आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने लगेगा, बट इसके केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको हम समझ सकते हैं, इसके लिए कूलिंग कर्व के लिए यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम देखेंगे कूलिंग कर्व, ठीक है, कूलिंग कर्व, ठीक है। तो ये कूलिंग कर्व आपको एकदम एक्यूरेट आइडिया देगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो करते क्या है कि ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ किसके बीच बनाएंगे, टाइम के बीच और टेम्परेचर के बीच, ठीक है। इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इधर टाइम कर रहा है, ठीक है। दोनों में हम ये ग्राफ देखेंगे, दोनों केसेस में टाइम, ठीक है, अराउंड द एक्स एक्सिस एंड टेम्परेचर अराउंड द वाई एक्सिस, ओके। ओके, तो अगर आप एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो आप देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं जब इनको आप जैसे जैसे कूल करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं इस तरह से कूल करते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि इनको जब आप हीट करना शुरू करेंगे, अगर इस ग्राफ को इधर से देखेंगे तो जैसे जैसे इनको हीट करेंगे मेल्ट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठीक। इनका जो कूलिंग कर्व होता है वो एक तरह से स्मूथली आपको दिखाई देगा कि हाँ चेंजेस हो रहा है, बट यहां पर आप देखेंगे इसका जो कूलिंग कर्व होता है दैट इज द इंटरएक्टिव। पहले क्या होगा कि कुछ टेम्परेचर तक कुछ असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ एक टेम्परेचर होता है जिस पर ये ऑलमोस्ट जो सॉलिड होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, दिस इज द अब्रैप्टिव कूलिंग कर्व है, इसको क्या कहेंगे अब्रैप्टिव, जबकि ये क्या कहेंगे दैट इज द रेगुलर। रेगुलर क्यों होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे मेल्ट करता है और ये एकाएक मेल्ट करता है, दैट इज द सॉलिडिफिकेशन, ओके। इसको हम लोग क्या कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, मतलब कि अगर आप इसको ठंडा कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा आप ठंडा करेंगे, टेम्परेचर धीरे धीरे कम करेंगे, फिर एक टेम्परेचर पे ये स्टे हो जाएगा, फिर आप कितना भी टेम्परेचर कम करते जाइए उसके बाद फिर से ये फिर से सॉलिडिफाई या कह सकते हैं इंटायर सॉलिडिफाई हो चुका होगा, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसको आप हीट करते हैं पहले क्या होगा, एक टेम्परेचर तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकाएक जो ये रेंज है यहाँ पर ऑलमोस्ट चीजें मेल्ट हो जाती है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बचा हुआ जो सब्सटेंस है मेल्ट होगा, लेकिन ऑलमोस्ट एक टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टार। ये जो इसकी अलोंग है, ठीक है, ये इस टेम्परेचर पर आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये मेल्ट हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं है जो कि मेल्ट सॉलिडिफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। And the very important property that is the interconversion, ठीक है, interconversion का मतलब कि हमको क्या करना है, एमॉर्फस को हमें चेंज करना है क्रिस्टलाइन में, और क्रिस्टलाइन को चेंज करना है एमॉर्फस, दैट इज द इंटरकन्वर्जन। सिंपली एक दूसरे में बदलना, मतलब एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में, क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में बदलना, ठीक है। This is a very slow process. Generally, amorphous solid does not suddenly change into the crystalline solid. मतलब ये आप चाहते हैं कि ग्लास को immediately क्लॉट्स ग्लास में कन्वर्ट कर दें, पॉसिबल नहीं है आसानी से, ठीक है। And this is a very slow process, taking a long
एंड लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा समय लेते हैं, ठीक है, बट दिस इज इजली कन्वर्टेबल, ठीक है। आसानी से आप जो है क्रिस्टलाइन को आपस में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? बदलने का तरीका है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको सडनली हाई टेम्परेचर पर हीट कर दीजिए। हाई टेम्परेचर हीट करेंगे तो ऑलमोस्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद सडनली इसके टेम्परेचर को डाउन कर दीजिए। जैसे ही डाउन करेंगे वो सॉलिडिफाई होने लगेगा, लेकिन एक चेंज होगा। चेंज क्या होगा? अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर आप कम करेंगे जो पार्टिकल जहां पर होगा वो वहीं पर सॉलिडिफाई, वो वहीं पर जो है कि मोशनलेस हो जाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि उसके पास केवल एक ही मोशन रह जाएगा, दैट इज द एक्सियल मोशन, आर यू कैन दे आर मूव ऑन देयर मीन एक्सिस, केवल अपने मीन एक्सिस पर ही मूव कर सकते हैं, बाकी इधर उधर नहीं मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो वो अपने प्लेस पर ही एस्टेब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? उनका जो अरेंजमेंट रेगुलर होना चाहिए तो रेगुलर नहीं हो पाएगा। जब रेगुलर नहीं होगा क्या हो जाएगा? हैफाजार्ड हो जाएगा। हैफाजार्ड का मतलब दे बिलोंग टू द अमॉर्फस सॉलिड। तो ये आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? मेल्ट एट हाई टेम्परेचर एंड सडनली कूल डाउन, ओके। इसीलिए जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या किया गया? एक हाई टेम्परेचर वाले लिक्विड को सडनली लो टेम्परेचर पे जो है कि सॉलिडिफाई कर दिया गया, और वो सॉलिडिफाई किसमें कन्वर्ट हो गया? एमॉर्फस में। इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड को एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों कहा जाता है? ये इंटरकन्वर्जन का मामला है, तो इसलिए इनको एक और नाम दिया जाता है, that's why they are called the super cooled liquid। क्यों कहा जाता है? Because of their processing, जो उनका प्रोसेसिंग है उस कारण से। क्या प्रोसेसिंग है? पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को हाई टेम्परेचर पर हीट करके उसको मेल्ट कर दिया, फिर सडनली लो टेम्परेचर पर उसको जो है कि ठंडा कर दिया गया, तो वो अरेंजमेंट थोड़ा सा हफाजार्ड हो गया, और हफाजार्ड का मतलब एमॉर्फस हो गया। दैट्स व्हाई these are called the super cooled liquid, okay। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, ओके। जैसा मैंने यहाँ पर कहा कि बहुत स्लो प्रोसेस है। इसी स्लो प्रोसेस के कारण क्या होता है कि जो एंशिएंट ग्लास ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत पुराने समय के जो ग्लास ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उनका जो बॉटम होता है दे आर अपीयर मिल्की व्हाइट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, नीट में भी का मेडिकल के क्वेश्चन है कि व्हाई एंशिएंट ग्लास ऑब्जेक्ट्स बॉटम आर मिल्की व्हाइट, ठीक है। तो इसका सिंपल सा कारण है कि वेरी स्लो प्रोसेसिंग, मतलब ये जो एमॉर्फस होते हैं क्रिस्टलाइन बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। 100 साल 200 साल 400 साल में जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं धीरे धीरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदल जाते हैं, तो उसका बॉटम क्या होगा? दे आर लुक्स लाइक द मिल्की व्हाइट, ठीक है। यही कारण होता है, ठीक है। तो इंटरकन्वर्जन ऑफ एमॉर्फस टू क्रिस्टलाइन वेरी स्लो प्रोसेस, एंड कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइन टू एमॉर्फस वेरी इजीली, या वेरी फास्ट। कैसे वेरी फास्ट? मैंने आपको बताया कि मेल्ट एट हाई टेम्परेचर एंड सडनली कूल द वेरी लो टेम्परेचर, ओके डियर। तो ये था इनका इंटरकन्वर्जन, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, दैट इज द टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। इनके बहने की क्षमता, मतलब कि आप क्या फ्लो कर सकते हैं? तो सिंपली जो होता है दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। टेंडेंसी टू फ्लो, ये फ्लो करते हैं बट कैन नॉट फ्लो। कैसे आप कर सकते हैं? इसका एक बहुत ही जेन्युइन सा कॉमन सा एग्जांपल दूंगा। जैसे जो नई जब बसें आती हैं, कार आती हैं, तो जनरली हम बस की बात करेंगे तो उसमें आप देखते हैं उसके जो विंडोज होते हैं, ग्लास के जो विंडो होते हैं, वो आसानी से स्लाइड करते हैं, ठीक है। चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, ठीक है। इसके बीच में अगर ग्लास लगा है तो आसानी से स्लाइड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पुराने जाते हैं, आप देखेंगे पुरानी बस जैसे जैसे होती जाती है, तो आप देखते हैं कि ऊपर का जो ग्लास होता है, ये यहाँ जो ग्लास होगा वो तो बहुत, यहाँ पर इसका जो सॉकेट होगा वो लूज हो जाएगा, जबकि नीचे क्या होता है? बहुत टाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है? रीजन इसका ये होता है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी द एमॉर्फस सॉलिड्स आर स्टार्टेड टू फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। मतलब ग्रेविटी के इंपैक्ट में जो ग्लास ऑब्जेक्ट है, सपोज जैसे ये ग्लास ऑब्जेक्ट है, इस ग्लास ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल होगा धीरे धीरे क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल है, जब तक नया है तब तो पार्टिकल क्या होंगे? हर जगह एक जैसे होंगे थिकनेस में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये पार्टिकल धीरे धीरे क्या करते हैं? फ्लो करेंगे। फ्लो करते करते कहां पर आ जाएंगे? यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल की थिकनेस क्या होगी? बढ़ेगी, इसकी थिकनेस मोटी हो जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंशिएंट द बॉटम ऑफ
ग्लास ऑब्जेक्ट बिकेम थिकर। क्यों पुराने जो ग्लास ऑब्जेक्ट होते हैं उनका बॉटम थिक हो जाता है? ये इसका कारण ये टेंडेंसी टू फ्लो, इनकी जो फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। ओके गाइस, तो ये तो इनके बीच डिफरेंसेस था, ठीक है। और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द amorphous and crystalline solids। ओके, एक चीज और है, देख लेते हैं कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ amorphous solid। amorphous solid का जो यूजेज होता है, ठीक है, अभी हम केवल amorphous solid के यूजेज का बात करें, इनका बात नहीं करेंगे क्योंकि इसको तो आगे हम अगले वीडियो में पूरा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड पे ही बात करेंगे। इनका यूजेज होता है, जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है उसमें सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए, हार्वेस्टिंग ऑफ सोलर एनर्जी, हार्वेस्टिंग ऑफ सनलाइट कह सकते हैं, सोलर एनर्जी। ओके, सनलाइट की हार्वेस्टिंग के लिए होता है। एक तरह से जो आज का सोलर सिस्टम है उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लास्टिक रबर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आने वाले फ्यूचर्स के समय की जो हमारी डिमांड है, ठीक है, चाहे क्लॉथिंग से हो, चाहे जो है कि ग्लास ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे प्लास्टिक्स हो, जो चीजें हम यूज करते हैं, तो ये कहाँ बिलोंग करते हैं? amorphous। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सॉलिड्स फॉर आवर ह्यूमन बीइंग्स, आवर लाइफ, ठीक है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो था इनका यूज। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सी यू, बाय।